नमस्कार, मैं हूँ वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। मेरे यूट्यूब चैनल में किसी ने कमेंट किया था कि सर हमें ये बताइए कि हम जो कुछ भी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो कोई पेशेंट ठीक होता है और कोई ठीक नहीं होता। कोई पेशेंट बोलता है कि सर 10 दिन तक तो आराम मिल रहा था, फिर 11वें दिन से फिर जस का तस हो रहा है। तो इसमें मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा और मैं आपको सजग कराना चाहूँगा कि पहले नंबर में तो आयुर्वेद जो है दोषों के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। कफ पित्त वात तीन से चौथा कुछ है नहीं, इसीलिए रोग परीक्षण करते वक्त दोषों का जरूर विश्लेषण करना है। मतलब आप कुछ भी मेडिसिन देते हो, आप इसके ऊपर मत जाना कि कौन सा जड़ी बूटी किस रोग में काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया वसंत कुसुमाकर तो डायबिटीज़ में काम करता है। तो आपके पास जो पेशेंट आया है वो ग्लूकोमीटर में डायबिटीज़ तो बढ़ता दिखेगा, लेकिन क्या उसको प्रमेह है? क्योंकि डायबिटीज यह नाम तो आयुर्वेद सम्मत तो है ही नहीं। आयुर्वेद में तो प्रमेह है, तो प्रमेह का अपना लक्षण है। वह लक्षण यदि रोगी में दिखता है तब तो उसको प्रमेह कह करके वसंत कुसुमा कर दे दो, वो भी अपतर्पण संबंधित व्यवस्थाओं में संतर्पण करने के लिए। यदि नहीं तो फिर आप गलत हो। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आयुर्वेदिक सफल चिकित्सा करने के लिए आपको एलोपैथिक डायग्नोसिस और उसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आपने आयुर्वेदिक जो संप्राप्ति है, आयुर्वेदिक जो अवधारणा है, जो विचार है, उसको आपने अंगीकृत करना होगा पहले नंबर में। दूसरे नंबर में दोषों का जो गुण होता है उसका व्याख्यान करना है। किसके ऊपर? पेशेंट के ऊपर। मान लीजिए वायु में एक गुण है लघु, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म, चलो तो विशद अक्षरा, ये वायु का गुण है। अगर और किसी पेशेंट में अगर लघु गुण बढ़ा हुआ हो तो पेशेंट बोलने में कमजोरी महसूस करेगा, खाने में बहुत कम खाया जाएगा। उससे अगला कहेगा सर पहले तो बहुत ज़्यादा रोटी खाया जाता था, लेकिन अब रोटी खाया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, है ना। छोटे शब्दों में बोलता है। जैसे बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जो कोई ऐसा पेशेंट है, जब घर में आता है तो उसकी आवाज़ कैसी कमज़ोर आवाज़ होता है। तो ये सभी लघु गुण बढ़ने का एक सिम्टम्स है, एक विचार है। तो वहाँ लघु गुण के विपरीत हमें चिकित्सा करना है वायु के। दूसरे नंबर में अगर अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पेशेंट को मैं दवाई देता हूँ 10 दिन तक आराम होता है, उसके बाद नहीं होता, तो आपने यहाँ पर आयुर्वेद सोच अभी भी रखा नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है, रोगी आम अवस्था में है, निराम अवस्था में है, पच्यमान अवस्था में है, ऐसे रोगी के अलग अलग अवस्था होता है। तो आपके पास जब पेशेंट आया तो किस अवस्था में आया? अपतर्पण अवस्था है या संतर्पण हो रखा है, मार्गवरजन्य व्याधि है या, है ना, स्वतंत्र दोष प्रकोप है। तो ये सारी चीज़ें हमें विश्लेषण करना होगा रोगी के ऊपर। मान लीजिए जो रोगी कहता है सर 10 दिन तक तो बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपने कोई ऐसा मेडिसिन दिया जो वो आम अवस्था में था। मान लीजिए आम अवस्था में था, 10 दिन तक मेडिसिन दिया और आपने कुछ कुछ उपाय भी बताया खाने पीने, इसको ऐसे ही करना वैसे खाना, तो दिनचर्या उसने सही रखा, यानी तो 10 दिन तक उसको बड़ा आराम मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वह आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने उसको आहार विधि बताया, दिनचर्या बताया और जो मेडिसिन दिया, उसके आम अवस्थाओं को डिक्लेयर कर रहा है। यानी कटु तृतीय अवस्था पाक का निर्माण करेगा, वायु का सुंदर वायु का निर्माण होगा, समान वायु का निर्माण होगा, सार्किड विभाजन होना, अन्न का पचन करना, ये सारी चीज़ें वो कर पाता है। तो उससे उसको आराम मिलता है। यानी आम अवस्था खत्म होकर के वो निराम की ओर चला गया। जब तक आम था तब तक वो ट्रीटमेंट से उसको आराम मिला, लेकिन जैसे ही दूसरे गेयर में जाएगा बड़ी, यानी कि आम खत्म हो गया, निराम अवस्था में आ गया। अब निराम आने के बाद निराम की चिकित्सा करना है, आम की चिकित्सा तो करनी नहीं है। पहले आपने आम की चिकित्सा किया, टॉक्सिन था बड़ी में, उसके लिए आपने दवाई दिया, टॉक्सिन खत्म हो गया, अब शरीर दूसरे स्टेज में पहुंच गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेज की ट्रीटमेंट उसको करना है। तो उस स्टेज में क्या होगा, वो क्योंकि अपतर्पण होके आया है तो आपने संतर्पण के लिए कुछ रसायन आप दे सकते हो, या वमन विरेचन वस्ती आप दे सकते हो, या अन्य तमाम उसके रोगों के उसके स्थिति के हिसाब से आपने अगला जो ट्रीटमेंट है उसकी डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन जो मेडिसिन दिया कंटिन्यूसली वही मेडिसिन आप कंटिन्यूसली उसको देते रहो, नहीं। कोई भी मेडिसिन शारीर अवस्था के ऊपर काम करता है। जब वो अवस्था की पूर्ति हो जाती है, वो जब ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें ठीक हो जाता है, तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। यानी निराम अवस्था की उसमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए उसके ऊपर हमें विचार करना होगा।
तो इस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है। और हमेशा, चाहे आम अवस्था हो चाहे निरम अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, वह हमें दोषों की विश्लेषण करना है, हेतुओं को देखना है, किस कारण से इसको ये हुआ है, वह कारण इसके किस दोष की कौन से गुणों को बढ़ा या घटा रहा है। मान लीजिए कि कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से, तनाव में रहने से उसके शरीर में चल गुण बढ़ गया है ना, चल गुण बढ़ गया है, और चंचलता आदि ये सारे चल गुण बढ़ता है, उससे मन में अवसाद उत्पन्न होती है चल गुण से। उससे लघु गुण भी बढ़ता है। जो आदमी अधिक मात्रा में व्यायाम करता है, कुछ भोजन नहीं करता, चिंता करता है, रात भर जगता, नींद नहीं आती, इन सारी चीज़ों से चल, रुक्ष और लघु गुण बढ़ते हैं। तो हेतु से हमने गुण, दोष और उसके गुणों की पहचान की, और उसके विपरीत हमें चिकित्सा करना है। लेकिन जो हेतु है, रात में जगना, इसको बंद करना होगा, और दिन भर यात्रा करना या व्यायाम करना, उसको बंद करना होगा। इस कंडीशन में अगर आप पेशेंट को कहो कि भैया जाके जिम में आप एक्सरसाइज करो, या आप ऐसे व्यायाम करो, आप ऐसे रनिंग करो, फिर यहाँ आपका एकदम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि चल गुण से, लघु गुण से शरीर में रोग होने पर आप ट्रीटमेंट तो कर रहे हो, लेकिन ऊपर से आप व्यायाम कह करके उसको फिर वही गुणों की वृद्धि करा रहे हो। यानी व्यायाम करने से क्या होता है, पहले नंबर में तो शरीर में लघु गुण बढ़ता है, वायु बढ़ता है, हमारे कोष्ठ से शाखाओं की ओर दोष आता है। व्यायाम करने से क्या होता है, कोष्ठ से शाखाओं में जो दोष है वो चले जाते हैं। तो इसीलिए इन बातों को हमें ध्यान करना है, कौन से चीज़ करने से शरीर में क्या होता है आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में, उसका ख्याल और विचार तो हमें रखना पड़ेगा, वो भी आयुर्वेदिक तरीका से। अब हर किसी को हम व्यायाम करने के लिए हर अवस्थाओं में कह नहीं सकते। मतलब आम अवस्थाओं में अगर वो व्यायाम करने जाएगा तो अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि व्यायाम करने से दोष जो है शाखाओं में चले जाता है। फिर व्यायाम करने वाले ऐसे लोग बाद में क्या होता है, उनको हार्ट अटैक होना शुरू होता है। आपने सुने होंगे कई सारे पेशेंट जिम में जाकर के मर रहे हैं, तो उसका मूल रीज़न यही है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है। वो जो टॉक्सिन जो कोष्ठ में था शाखा में चला गया, यानी अब ऑर्गन के अंदर चला गया, अब वो वहाँ उत्पात मचाना शुरू करेगा। तो इसका मूल एक तरीका यह है कि आपने आयुर्वेद कंटिन्यूसली पढ़ना है। आपके पास क्या फार्मूला है, कौन सा जड़ी बूटी के ऊपर आप काम करते हो, अगर आप इसी तक सीमित रह गए तो आप बस इसी में अटकते रहोगे, और बस अंधेरे में पत्थर मारने जैसी स्थिति बनेगी, और कोई ठीक होगा कोई नहीं होगा, जड़ी बूटी भी बर्बाद, आपका लाइफ भी बर्बाद, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने आयुष योगी ऑनलाइन क्लास के तहत आप लोगों को आयुर्वेद जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंच जाओ आप लोग, इसके लिए हम लोगों ने क्लास डिजाइन किया हुआ है। कंटिन्यूसली ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस होते हैं, तो उसको आप इनरोल कर लो। धीरे धीरे सब लोग मिलकर के चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदयम आदि हम वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे आप अभ्यास भी करते रहिए। सिद्धांत को जानना तो बड़ी ज़रूरी है, तो वो भी आपको वहाँ से पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले समझना है, पढ़ना है, रोज आयुर्वेद पढ़ने का व्यवस्था आप बनाओ। क्योंकि अगर आप इस लाइन में हो, ट्रीटमेंट वाली इस लाइन में, मेडिकल लाइन में अगर हो और आयुर्वेदिक काम करते हो, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि रोज़ के रोज़ उलझने से तो अच्छा है कि रोज़ आप 1 घंटा दे दो, 1 घंटा आप आयुर्वेदिक पढ़ लो, ग्रंथों का आप स्वाध्यायन करो कंटिन्यूसली, तो इससे अभ्यास भी अच्छा बनेगा, आपकी दृष्टि बहुत सही रहेगी। फिर उसके बाद रोग परीक्षण करने का तरीका आप में बहुत उसमें बदलाव आएगा, और 100% कोई भी पेशेंट आया है तो वो आदमी आपसे कॉन्फिडेंटली ठीक होकर के जाएगा। ठीक है, आपके बोलने का तरीका, आपका आदत, ठीक है, ट्रीटमेंट करने का तौर तरीका एकदम परिवर्तन हो जाएगा जब आप आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ना शुरू करोगे। तो दीजिए आप विदा, नमस्कार।